बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने शुरू किया था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लेक्चर्स, और वो इस बुक के अकॉर्डिंग जो है ना हमने यूनिट 1 शुरू किया था। और यूनिट 1 में हमने 2 पार्ट्स जो है ना वो पढ़ी थी। पहले पार्ट में हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। दूसरी पार्ट में जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी था वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसी पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे द न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ओके, जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुई तो उससे बन गया फिर न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलते अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाई। अच्छा, न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले दूसरी पार्ट में डिस्कस किया था कि जब क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आ गया तो उन्होंने सोलली फोकस किया एफिशिएंसी पे, और उन्होंने ह्यूमन बीइंग को एज अ पार्ट ऑफ द मशीन समझा कि इनकी कोई फीलिंग्स, इमोशंस, कोई ज़िंदगी वगैरह इनकी नहीं होती। बस इनको पैसे दे दो और काम इनसे ले लो बस। तो यही जो है ना, यही इनके एक वीकनेसेस थे, और इसी वीकनेसेस को ओवरकम किया न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ने। तो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ने फिर फोकस किया ह्यूमन बीइंग्स पे और इसके इमोशंस पे, इनके बिहेवियर पे जो है ना न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ने वो फोकस किया। ओके, तो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ फेमस हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मायो। तो मायो एक थ्योरिस्ट था, उसके अंडर जो है ना हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कंडक्ट हो गया। अब हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्या है तो इसको हम थोड़ी नीचे जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब ये हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट से जो है ना न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वो ओरिजिनेट हो गया। इट डेवलप विद द ह्यूमन रिलेशंस मोमेंट, और ये जो है ना ह्यूमन रिलेशंस मोमेंट के साथ जो है ना ये थ्योरी क्या हो गया, डेवलप। ह्यूमन रिलेशन मोमेंट का मतलब ये है कि जब आप ह्यूमन बीइंग्स की एंड ग्रुप में उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हो तो उसी स्टडी से जो रिजल्ट आ गया इधर, तो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो गया। अब हाथॉर्न इफेक्ट किया है। हाथॉर्न इफेक्ट ये ऐसा था कि शिकागो में एक इंडस्ट्री था, एक फैक्ट्री था, इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, जिसका नाम था हाथॉर्न। उस फैक्ट्री में ये हुआ कि एक टूरिस्ट था, उन्होंने कहा कि हम जो है ना लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, और वो एफिशिएंसी ने कहा कि हम इनकी वेजेस को ज़्यादा करें, या इनको हम लाइटनिंग अच्छी बना दें, या एनवायरनमेंट अच्छा बना दें, तो ये लोग जो है ना इनकी एफिशिएंसी कितना इम्प्रूव होता है ये उन्होंने स्टडी करना था। लेकिन जब बात ऐसी हुई कि जब इन्होंने जो है ना लोगों को ये बताया कि हम आपको स्टडी करते हैं और आप जो है ना अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हो, तो कुछ अरसा बाद जो है ना इन्होंने ये किया कि उनको कुछ चीज़ें जो है ना कुछ भी उनको तब्दीली नहीं की गई उनके हालात में, उनके वेजेस में, उनके लाइटनिंग में, बल्कि सेम टू सेम कंडीशन थी। लेकिन जब उन्होंने एवेलुएट किया तो लोगों की एफिशिएंसी जो है ना वो इम्प्रूव हो गया था, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया था। तो मतलब ये कि एडवर्स हो गया उनके साथ। अब ये एडवर्स क्यों हो गया, तो जब इन्होंने स्टडी किया तो स्टडी से इनको ये मालूम हो गया कि जब आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हो, जब आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हो कि आप काम करते हो और हम आपको देख रहे हैं, तो लोगों की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। लोग जो है ना फिर अच्छी से अच्छे अंदाज में काम कर रहे होते हैं। और ये जो है ना आप अपनी सैंपल अपने गांव में इम्प्लीमेंट करो। जब आप किसी मजदूर के सर पे जो है ना वो खड़ा हो तो वो जो है ना काम ज़्यादा करेगा। जब आप किसी मजदूर को ये कहो कि मैं जो है ना आपको ऑब्जर्व करता हूँ, आपके एक एक काम को जो है ना मैं देख रहा हूँ और आप अपनी बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो इस तरह के जब आप उसको रिकग्नाइज करते हो तो उनके काम जो है ना, उनके काम की परफॉर्मेंस जो है ना वो ज़्यादा होगा। जब आप ऑब्जर्व नहीं करते तो उनके काम की परफॉर्मेंस जो है ना वो कम होगा। तो ये हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो उधर उन लोगों के साथ हुआ, तो उनसे जो है ना इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जब आप लोगों को अंडर ऑब्जर्व रखते हो, चाहे आप उनको वेजेस कम दो या ज़्यादा दो, जब आपको चाहे उनको आप एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करो या कम, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी रिकग्निशन की वजह से जो है ना जब आप उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करते हो तो उनके परफॉर्मेंस जो है ना वो क्या होते हैं, वो इम्प्रूव होते हैं। ओके, तो ये उन ही ह्यूमन रिलेशंस का जो स्टडी था, जो ग्रुप स्टडी इन्होंने किया, उनसे जो है ना ये रिजल्ट निकला। द न्यू क्लासिकल स्कूल फोकसेस अटेंशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये ह्यूमन बीइंग्स पे और इसके बिहेवियर पे जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बिहेवियर और ह्यूमन बीइंग्स पे क्या गुजरती हैं, किस तरह पेश आना चाहिए इनके साथ, तो इसके बारे में बात करते हैं। इट डेवलप्स
that human behavior in organization is greatly influenced by formal as well as informal relationship। और ये डेवलप हो गया किस चीज़ से कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर किस चीज़ से डेवलप होता है, तो वो डेवलप होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप से। फॉर्मल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होते हैं जब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स में हो कि ये बंदे जो है ना ये एक दूसरे के साथ ये प्रॉब्लम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, तो रूल्स के हिसाब से जो फॉर्मल ग्रुपिंग जो होते हैं वो फॉर्मल रिलेशन, और साथ में इनफॉर्मल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं कि बंदे जो है ना एक दूसरे के पास बगैर किसी मकसद के जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी गपशप वगैरह लगाते हैं, चाय पे बैठते हैं, तो ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप। तो ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप है इनके थ्रू जो है ना ह्यूमन बिहेवियर वो क्या होता है, वो इम्प्रूव होते हैं, डेवलप होते हैं। जब ह्यूमन बिहेवियर डेवलप हो, वर्क जो है ना एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो लोगों की एफिशिएंसी भी जो है ना वो इंक्रीज होगा। हाथन इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रिसर्चर डिस्कवर द वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द वर्किंग कंडीशन बट ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड इंक्लूडेड इन द स्टडी। अब ये वर्किंग कंडीशन के चेंजेस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो गया, लेकिन इस बात से इंक्रीज हो गया कि इनको पता लगा कि हम जो है ना अंडर स्टडी है, हम पे स्टडी हो रहा है और हम अंडर ऑब्जर्वेशन है हम। जब इनको ये पता चला तो इन्होंने अपना परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज किया। दिस लीड टू द रिकग्निशन ऑफ हाथन इफेक्ट। इसी से जो है ना हाथन इफेक्ट उस फैक्ट्री के नेम पे जो है ना इसका नेम रखा गया। वेयर इंडिविजुअल मॉडिफाई देयर बिहेवियर इन रिस्पांस टू बीइंग स्टडीड आर ऑब्जर्व्ड। तो लोग जो है ना अपनी बिहेवियर को मॉडिफाई करते थे, अपने काम को इंक्रीज करते थे। क्योंकि वो ये समझते थे कि हम जो है ना अंडर स्टडी है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। दिस हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद इन द वर्क प्लेस। तो इसी से पता चलता है कि सोशल इंटरेक्शन का कितना अहमियत होता है। सोशल इंटरेक्शन का सिंपल मतलब ये कि अगर रिसर्चर जो है ना उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनको ऑब्जर्व नहीं करता, उनके साथ नहीं जाता, उनको जो है ना उनके साथ बातें नहीं करता, तो वो लोग जो है ना ये नहीं फील करते कि हमें जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास किस तरह सलूक हो रहा है। लेकिन वो जो है ना अपनी मर्जी की काम करते थे। लेकिन जब रिसर्चर ने उनके साथ सोशल इंटरेक्शन रखा तो उनके परफॉर्मेंस जो है ना और भी इम्प्रूव हो गई। वो जो एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने अपने आप को वैल्यूड फील किया, अपने आप को रिकग्नाइज्ड फील किया और अपने आप को जो है ना उस सिस्टम का एक पार्ट फील किया कि हमें भी जो है ना कोई लेफ्ट दे रहा है। तो इसी के थ्रू वो मोटिवेट हो गई और परफॉर्मेंस जो है ना उन्होंने ज़्यादा किया। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि द ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल सिस्टम कंपोज ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग सब सिस्टम। तो इनका पहली बात ये था कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक सोशल सिस्टम है और इनके सब सिस्टम्स है। फिर सोशल सिस्टम है और इस सोशल सिस्टम के फिर सब सिस्टम क्या होता है कि इनके जो है ना एक टेक्निकल पार्ट होता है, टेक्निकल एक इनमें मशीनरीज होते हैं और इसमें जो है ना लोग भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। तो ये इनके सब सिस्टम होते हैं। ओके, the social environment and the job affects people and is also affected by the people। तो जो सोशल एनवायरनमेंट होता है ना वो लोग भी अफेक्ट करते हैं और साथ साथ में वो एनवायरनमेंट भी लोगों की वजह से अफेक्ट होता है। मतलब है कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो लोग जो है ना अच्छी तरह काम करेगा और अगर लोग अच्छे हो तो साथ में एनवायरनमेंट भी अच्छे बनेगा। ओके, इंटीग्रेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल इज मस्ट। तो इन्होंने ये कहा न्यू क्लासिकल में कि इंडिविजुअल गोल में और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में जो है ना इंटीग्रेशन ये बहुत ज़्यादा लाजमी है और ये इंटीग्रेटेड होंगी। ये उसकी थोड़ी सी वीकनेस थी, फिर हम बताएंगे कि ऑलवेज जो है ना वो इंटीग्रेशन नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल्स में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। इन्होंने कहा कि लाजमी होगी। मनी इज़ ओनली वन ऑफ द मोटिवेटर बट नॉट द सोल। और जो ऊपर क्लासिकल में हमने कहा था ना कि इन्होंने कहा कि मनी इज़ मेन थिंग, इन्होंने कहा कि मनी मेन मोटिवेटर नहीं है। हाँ, ये जो है ना ये इंसेंटिव है, एक मोटिवेटर है, लेकिन सोल मोटिवेटर नहीं है। इसके साथ साथ लोग अपनी फीलिंग्स के बारे में भी ख्याल रखते हैं, अपनी सोशल रिलेशनशिप के बारे में लोग जो है ना वो सोचते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स आर नॉट ऑलवेज रेशनल। ह्यूमन बींग हमेशा सही नहीं होंगे, हमेशा रेशनल नहीं, हमेशा उनकी बात जो है ना वो सही नहीं होगी। दे बिहेव रेशनली एज फार एज रिवॉर्ड्स फ्रॉम द जॉब और कंसर्न। ये तब तक जो है ना ये क्या होगा,
ये रैशनल हो सकते हैं जितना उनको रिवार्ड्स जॉब से मिलते हैं। मतलब सम सीक्स वर्क लाइफ बैलेंस पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कुछ लोग जो है ना वो क्या करते हैं, साथ में जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहते हैं। कुछ लोग जो है ना वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना हमेशा के लिए जो है ना रैशनल होगी, उनकी जो डिसीजन है वो डिसीजन उनके रैशनल होगी। कुछ बाइसेस जो है ना उनको अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ मतलब है कि उससे मिस्टेक हो सकती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन इनके पास हो सकती है, उनकी डिसीजन जो है ना वो गलत साबित हो सकते हैं, हमेशा जो है ना वो रैशनल नहीं होगी। ओके, तो टू वे कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर साउंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना क्या होता है कि उनके लिए साउंड फंक्शन, टू वे कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर साउंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना दो, मतलब है कि मैनेजर अगर बात करता है, हुक्म करता है, तो साथ में एम्प्लॉइज़ को भी हक है कि वो जवाब दे दे कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसमें जो है ना क्या ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर कोऑपरेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी, बट इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू बिहेवियरल अप्रोच। टीम वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। टीम वर्क पहले भी था, लेकिन इधर इन्होंने कहा कि टीम वर्क के साथ साथ बिहेवियरल अप्रोच होना चाहिए, ताकि टीम जो है ना ये क्या करे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक दूसरे को सर्व कर सके। ओके, अच्छा, अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या आ गया। सबसे पहले क्रिटिसिज्म तो ये था कि ये खुद एक थ्योरी नहीं है। ये जो है ना, ये जो वीकनेसेस उन्होंने बताई थी, उन वीकनेसेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन साथ में उनकी कुछ पॉइंट भी इन्होंने चुराई है। ओके, तो इट नॉट न्यू थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मेरली मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। उसके एक मॉडिफिकेशन है, कोई न्यू थ्योरी वगैरह नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट बाय दिस थ्योरी आर नॉट सुटेबल इन ऑल सिचुएशंस। और इन्होंने जो स्ट्रक्चर जो है ना वो इन्होंने की है, डिटरमिन किया, तो वो हर एक सिचुएशन में वो सुटेबल नहीं होता। क्यों? डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। इन्होंने जो है ना सिर्फ ये चंद बातें की थी, और ये बातें जो है ना इन्होंने सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट पे की थी कि इंसान को क्या होना चाहिए, इंसान के साथ किस तरह डील करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने वो जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट था, वो एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था कि हमने जो है ना किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, उसमें कौन कौन सी फंक्शन परफॉर्म करनी है, वो फंक्शन किस तरह परफॉर्म करनी है, तो इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया। सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट पे बात की थी, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन पे बात की थी, और वो बात तो सारे ऑर्गेनाइजेशन तो उस पर नहीं चला सकती ना। द थ्योरी ओवर एम्पसाइज ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट। इन्होंने जो है ना ह्यूमन एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ओवर एम्पसाइज किया है। इस तरह कंसिक्वेंटली अदर एस्पेक्ट रिमेंड इग्नोर एंड निगलेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने दूसरे एस्पेक्ट को निगलेक्ट किए, सिर्फ ह्यूमन पे जो है ना इन्होंने बात की है। इनकम इनइक्वलिटी आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, रूल ऑफ गवर्नमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इन बातों को इन्होंने जो है ना वो इग्नोर किए, सिर्फ ह्यूमन पे बात की है। Certain assumptions of this theory are not true. Consequently, there are conflicts of interest of various groups in the organization. Certain assumption, इसकी जो है ना कुछ assumption true नहीं है। जो ये बातें बता रही है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि employees are complete rational decision maker। ये जो बात ये कहते हैं ना रेशनल डिसीजन मेकर होते हैं, तो ये कंप्लीट रेशनल डिसीजन मेकर नहीं होते, गलतियाँ इससे होती हैं। और दूसरी, प्रायोरिटाइजिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब और वो जो है ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोलली वो सेटिस्फेक्शन नहीं चाहते, सोलली वो एंजॉयमेंट नहीं चाहते, वो जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि हम काम भी करें और साथ में जो है ना हमें सेटिस्फेक्शन भी मिले। लेकिन ये जो है ना सोलली फोकस करता है सेटिस्फेक्शन पे, काम के एस्पेक्ट को ये इग्नोर करते हैं। तो ये एजम्पशन इसकी जो है ना इनकरेक्ट है। दूसरा एजम्पशन, एज्यूम नेचुरल हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। ये कहता है कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के दरमियान हमेशा जो है ना कॉमन गोल ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो ये हमेशा कॉमन ऑफ गोल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उन और जो मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के गोल्स में और एम्प्लॉय की वेल बीइंग में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। ओके, प्राइमरी फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर निगलेक्टिंग ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। और इन्होंने जो है ना सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात की थी, एंजॉयमेंट की बात की थी, जो ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है उसको उन्होंने जो है ना वो किया है, वो इग्नोर की है। तो ये कुछ इनकी जो है ना क्या थी, क्रिटिसिज्म थी या कुछ पॉइंट्स इनकी गलत थी। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हम पढ़ते हैं इसकी क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी था। अब क्लासिकल थ्योरी की
अच्छा, अब न्यू क्लासिकल थ्योरी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है ना वो कौन कौन सी है। ओके, स्ट्रेंथ इसकी ये है कि सबसे पहले इन्होंने जो है ना क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में होल्स क्रिएट की। जो गलत बातें उनकी थी वो इन्होंने जो है ना डिटर्मिन की कि ये बात आपने गलत की है, तो अटेम्प्ट टू रिवाइज इट एंड spurred almost all other schools of thoughts that are followed the classical organization theory। जो लोग जो है ना क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को फॉलो करती थी उनको स्पॉट किया, ख़त्म किया कि ये आप जो है ना आप गलत आदमी के पीछे आप लगी हुई हो, उनकी थ्योरी में तो ये गलतियां हैं। ओके, तो उनको जो है ना फिर रिवाइज़ किया उन गलतियों को। दूसरा इनकी स्ट्रेंथ ये थी कि डी एम्फसाइज सिंपलिस्टिक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सैम्पल मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है ना इन्होंने वो डी एम्फसाइज किया। मतलब ये कि ये जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो मैकेनिस्टिक व्यू पेश किया था, मैकेनिस्टिक का मतलब ये कि इंसान भी मशीन की तरह होता है, इनकी कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती, तो इन्होंने उनको जो है ना डी एम्फसाइज किया कि नहीं, ह्यूमन बीइंग की अपनी फीलिंग्स होती है, इनके अपना ज़िंदगी होता है, अपने इमोशंस होते हैं और उनको भी हमने जो है ना वो कंसिडर करना है। ओके, help the future incorporation of professions into organization theory such as sociology। और साथ में जो है ना इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में एक और फील्ड का इजाफा किया जो सोशलॉजी है, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखना है, तो ये भी इनकी स्ट्रेंथ में आते हैं। वीकनेसेस में क्या है, द न्यू क्लासिकल डिड नॉट डेवलप अ बॉडी ऑफ थ्योरी दैट कुड एडिकेटली रिप्लेस द क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ उनमें मॉडिफिकेशन की, अपना एक ऐसा थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया जो सोलली जो है ना वो क्या करे, स्टैंड बाय इट्स ओन हो जाए, वो जो है ना खुद एक कंप्लीट थ्योरी नहीं था। ये इसकी वीकनेसेस थी। एट अटेम्प्ट टू ब्लेंड assumptions ऑफ क्लासिकल थ्योरी विद कॉन्सेप्ट्स दैट वर सब्सिक्वेंटली यूज्ड बाय लेटर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। इन्होंने ये काम भी किया कि जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट थी, जो उस वक्त की जो थ्योरिस्ट थी, उन थ्योरिस्ट ने जो है ना उनको फॉलो किया था, तो उन थ्योरिस्ट की कॉन्सेप्ट्स को जो है ना अपनी थ्योरी में किया उनको भी मर्ज कर दिया, उनको भी जो है ना ब्लेंडेड कर दिया, तो ये उनकी वीकनेसेस थी। इट वाज एन एंटी स्कूल, इट कुडंट स्टैंड बाय इट्स ओन। ये एंटी स्कूल था। एंटी स्कूल का मतलब ये है कि ये जो है ना डज नॉट डिस्क्राइब स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट। स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट को जो है ना ये डिस्क्राइब नहीं करता था। ये एक एस्पेक्ट को इन्होंने मेंशन किया, दूसरे एस्पेक्ट को इन्होंने किया था वो इग्नोर किया था, तो ये एंटी स्कूल था। और ये जो है ना क्या है, खुद जो है ना अपनी पैरों पे ये खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि एक मॉडिफिकेशन थी, एक एस्पेक्ट था, दूसरा एस्पेक्ट इसमें नहीं था, तो ये उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस थी। अच्छा, अब इसके डिटेल्स हम पढ़ते हैं 14 नंबर पेज पे, और ये जो है ना हम थर्ड पार्ट में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे। 14 नंबर पेज पे है, इसकी क्या है डिटेल्स है कि जो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी मैंने आपको बताया था, इसको हम बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को, क्योंकि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट पे फोकस करता है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, और ये पीरियड 3 में आते हैं, ये बात पे आप जहन में याद रखिए। पीरियड 3 में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड लार्जली ऑन मैनेजर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद द पीपल। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसकी मैनेजर में एबिलिटी हो। कौन सी एबिलिटी हो, कि वो लोगों के साथ वर्क को अंडरस्टैंड कर सके। एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद द पीपल, अंडरस्टैंड कर सके लोगों को, और उनके काम को जो है ना वो क्या करे, उनके साथ काम करे, उनकी एबिलिटीज़ को जो है ना वो इम्प्रूव करे। मतलब ये कि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा जो लोगों की बिहेवियर को फोकस करते हो, जो लोगों की सोशल एस्पेक्ट को जो है ना वो फोकस करते हो। एड्रेस ह्यूमन डायमेंशन ऑफ वर्क, और इनके साथ साथ जो है ना इन्होंने ह्यूमन डायमेंशन को एड्रेस किया, जैसे कि मोटिवेशन होते हैं, लीडरशिप होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, टीम वर्क होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होते हैं। तो ये ऐसी ह्यूमन डायमेंशन है जिनको आपने ज़रूर मेंशन करना होता है व्हेन वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सोलली मशीन पे नहीं चलता, वो ह्यूमन बींग्स पे चलता है, और ह्यूमन बींग्स की इमोशंस होते हैं, उनकी लीडरशिप अपनी स्टाइल्स होते हैं, करेक्ट एबिलिटीज़ होते हैं, ट्रस्ट उनमें होना चाहिए, लोगों में टीम वर्क होना चाहिए, उन लोगों में जो ना जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होते हैं तो उनको आपने कंसिडर करना होता है। ओके, अच्छा, फिर इसके मेजर कंट्रीब्यूटर में मायो एंड रोथलेस बर्गर था। मायो ने जिन्होंने जो है ना वो हाथोन इफेक्ट जो है ना इन्होंने वो किया था, डेवलप किया था, जो हमने डिस्कस किया। मेजलस हायरार्की थ्योरी भी इनमें ही आता है, बिहेवियरल थ्योरी में, और MC ग्रेगर भी हम एक्सप्लेन करेंगे, हाथोन एक्सपेरिमेंट भी हमने एक्सप्लेन किया, मेजलॉज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, और MC ग्रेगर थ्योरी ऑफ X and Y
हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो ये क्या है, ये इनके अंडर ही ये वाली थ्योरीज जो है ना ये आते हैं। ओके, मोटिवेशन थ्योरी, हायरार्की थ्योरी, ये सब कुछ हम अब एक्सप्लेन। अब हाथोन इफेक्ट हमने जो है ना डिटेल से डिस्कस किया और उनकी मेन प्रिंसिपल क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम नॉट जस्ट टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने ये बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना क्या होता है, ये एक सोशल सिस्टम होता है। ये सिर्फ जो है ना टेक्नो इकोनॉमिक से, ये सिर्फ ये नहीं होता कि इसमें आपने टेक्नोलॉजी मशीन वगैरह है इसमें आप पैसे क्रिएट करें, नहीं, ये एक सोशल सिस्टम है। यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, लोगों की मोटिवेशंस, इमोशंस होते हैं, लोगों की सोशल नेटवर्क्स होते हैं। ओके, एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाई साइकोलॉजिकल एंड सोशल वांट्स because their behavior is also influenced by feeling, emotions and attitudes। अब एम्प्लॉइज जो है ना वो मोटिवेट सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो इससे भी मोटिवेट होते जब आप उसके साइकोलॉजिकल और सोशल वांट्स को जो है ना वो कंसिडर करो, क्योंकि उनकी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके काम को। ओके, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आर नॉट द ओनली मेथड टू मोटिवेट पीपल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मनी इज नॉट द सोल थिंग। ओके, मैनेजमेंट मस्ट लर्न टू डेवलप कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स एंड नॉट रिलाई मेयरली ऑन कमांड। मैनेजमेंट जो है ना ये क्या होता है, मैनेजमेंट मस्ट लर्न टू डेवलप कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स। मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट में ये जो है ना ये बात लाजमी है कि उसमें कोऑपरेशन होगा, कोऑपरेटिव एटीट्यूड उसमें होगी। अगर उसमें सिर्फ कमांड्स होगी तो सिर्फ कमांड से जो है ना मैनेजमेंट नहीं चलता, सिर्फ हुक्म से काम नहीं होता। हुक्म के थ्रू जो है ना वो आपके लिए तो काम करेगा लेकिन वो दिल से नहीं करेगा, उसमें खराबियाँ होगी। तो जो काम वो कोऑपरेशन से करेगा तो वो काम बेस्ट होगा। प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड विद एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो इन्होंने ये बात की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने सोलिली ये बात की कि प्रोडक्टिविटी ओनली लिंक होता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से। उन्होंने वर्क वगैरह के बारे में जो है ना फिर बात नहीं की थी, जो इनके एक वीकनेसेस है। तो इन्होंने सोलली ये बात की, मैनेजमेंट मस्ट टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट को जो है ना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में ग्रेटर इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए जितनी भी पॉसिबल हो तो वो काम करे। वो ग्रुप साइकोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, वी मस्ट देयरफॉर रिलाई मोर ऑन इनफॉर्मल ग्रुप एफर्ट। तो इन्होंने कहा कि ग्रुप साइकोलॉजी जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब टीम वर्क होते हैं, ग्रुप में लोग काम करते हैं, तो उन लोगों की सोशल इंटरेक्शन होगी, बिहेवियर जो है ना उनका सेटिस्फाइड होगा और उनकी जो है ना क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो इनफॉर्मल ग्रुप के पे जो है ना रिलाई करना चाहिए। की टू हायर प्रोडक्टिविटी लाइज इन एम्प्लॉय मोरल, हाई मोरल रिजल्ट इन हायर आउटपुट। और हायर प्रोडक्टिविटी जब आप चाहते हो ना तो आपने एम्प्लॉइज़ के मोरल को जो है ना वो बुलंद करना है। मोरल किस तरह बुलंद करोगे, उनको रिवार्ड दे दो, उनकी रिकग्निशन में जो है ना पार्टी वगैरह अरेंज करो। तो इस तरह की हाई मोरल जब उनकी होगी तो उनकी आउटपुट भी वो ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद जो है ना मिज़लाज नीड थ्योरी हो गया। और मिज़लाज नीड थ्योरी आपको पता होगा कि उन्होंने जो स्टेजेस वो की थी और उस स्टेजेस के थ्रू जो है ना उन्होंने कहा कि जब नीड्स पूरी होगी, जब नीड्स पूरी होगी तो इसकी एफिशिएंसी भी जो है ना वो उस बंदे की इंक्रीज होता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कंसिडर्ड ऑन 5 ग्रुप ऑफ ह्यूमन नीड्स एजम्पशन। तो इन्होंने क्या किया, 5 ग्रुप ऑफ ह्यूमन नीड एजम्पशन जो है ना उन्होंने कंसिडर की। ह्यूमन नीड्स आर नेवर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। ये नीड जो है ना कभी भी मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं होती, हमेशा के लिए अधूरी रहते हैं। ओके, ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड इज मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर सेटिस्फेक्शन। जब आप ये नीड पूरा करोगे तो ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो पर्पसफुल होगा, वो मोटिवेटेड होगा। नीड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। और नीड्स कैन बी क्लेरिफाइड, नीड्स आप क्लेरिफाई कर सकते हो जब आप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे आप जा रहे हो कि आप सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करो, फिर सेफ्टी को, फिर लव एंड बिलोंगिंग को, फिर सेल्फ एस्टीम को, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। जैसे कि आप देखते हो डिफरेंट होते हैं कंपनीज होते हैं, वो कंपनीज क्या करते हैं, अपनी जो उसके मैनेजर होते हैं, जो उसके वर्कर्स होते हैं, उनको जो है ना रिहाइश की जगह देते हैं, उनकी खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अक्सर जो है ना उनको गाड़ी वगैरह देते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये नीड्स पूरे होते हैं तो फिर उस बंदे की मोटिवेशन जो है ना फिर वो इंक्रीज होते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आता है 15 नंबर पे एम सी ग्रेगर थ्योरीज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये जो है ना ये भी न्यू क्लासिकल थ्योरी में ही आता है। थ्योरी ऑफ एक्स क्या कहते हैं, ये ट्रेडिशनल व्यू है और ये ऑथोरिटेरियन थ्योरी है।
ये कहते क्या, assume that implies inherently dislike work and will avoid it if पॉसिबल। ये कहते हैं कि यार एम्प्लॉय जो है ना ये कामचोर होते हैं, ये काम नहीं करते, ये जो है ना जितना इनसे हो सकता है तो इतना वो काम को अवॉइड करने की कोशिश करते। बिलीव्स दैट एम्प्लॉयज़ मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स, डायरेक्टिव्स एंड पनिशमेंट। एम्प्लॉयज़ को आपने स्ट्रिक्टली जो है ना ऑब्जर्व करना है। अगर आप उनको ऑब्जर्व नहीं करोगे, उन पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं लगाओगे तो वो जो है ना काम चोरी करेगा और वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, views work as inherently lazy, lacking ambition and requiring coercion or threat to perform their job। ये कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ इनहेरेंटली लेज़ी लोग होते हैं, सुस्त लोग होते हैं, इसमें कोई एम्बिशन वगैरह नहीं होती और हमेशा के लिए इन पे जुल्म करना चाहिए, इन पे जो है ना ज़बरदस्ती करना चाहिए काम को परफॉर्म करने के लिए, इनको थ्रेट्स देने चाहिए ताकि वो काम को वक्त पे पूरा करे। रिफ्लेक्ट्स अ ट्रेडिशनल व्यू, अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट स्टाइल। अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल व्यू है, वियर मैनेजर्स एक्सरसाइज टाइट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। और इधर जो है ना मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर जो है ना टाइट कंट्रोल ये अपने लोगों पे रखते हैं। जनरली रीड्स टू हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक ऐसे हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बनाता है जिसमें जो है ना एम्प्लॉयज़ जो है ना वो सिर्फ गुलाम होते हैं और उसको जो हुक्म दी जाते हैं वो हुक्म जो है ना वो मानेंगे, हुक्म नहीं मानेंगे डायरेक्टली निकाल दो उस शो को। सिर्फ जो है ना उनको डिसीजन मेकिंग में, उसको क्रिएशन में, इनिशिएशन में, किसी चीज़ में उनको हक नहीं है, वो सिर्फ काम ही काम करेगा बस। तो ये अथॉरिटेरियन व्यू थ्योरी आप प्रेजेंट करते हैं। थ्योरी ऑफ वाई ये मॉडर्न व्यू है। अब ये कहती कि नहीं यार ये जो आप कर रहे हो ना ये आपका काम गलत है। पोजेट्स that work is a natural and essential part of life। काम है, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक नेचुरल हिस्सा है। and employees are capable of self motivation and self direction। और जब ये काम जो है ना जब ज़िंदगी का एक हिस्सा हो तो फिर एम्प्लॉइज़ का ज़िंदगी है और वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, वो ख़ुद जो है ना अपना काम मुतय्यन करेगा, ख़ुद जो है ना सेल्फ मोटिवेट होगा और वो क्या करेगा, जो उनके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उन इंटरनल फैक्टर्स की बदौलत जो है ना उसमें मोटिवेशन आएगी, उसमें सेल्फ डायरेक्शन होगा। वो ये समझेगा जब वो कंपनी में जॉब करेगा तो उनको ये पता चलेगा कि मुझे ये काम असाइन किया कि मैंने ये काम करना है, तो उसमें एक सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डायरेक्शन होगा। ये थ्योरी ऑफ वाई कहते हैं। Assume that employees seek autonomy, responsibility and opportunity for personal growth and development। ये कहता है कि एम्प्लॉइज़ को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, वो ख़ुद मुख्तार हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और ये काम जो है ना आप इतनी दिनों में, इतने महीनों में करोगे और मैं एवेलुएट करूँगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि आपने ये काम किया, आपको जो है ना इधर प्रमोट किया जाएगा, आपको इधर प्रमोट किया जाएगा फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आप करोगे। लेकिन उधर जो है ना इसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। उन पर जो है ना स्ट्रिक्टली एक बंदा खड़ा होगा और वो बंदा जो है ना उनको डायरेक्ट करेगा कि ये काम करो, ये ना करो, इस तरह की करो, इस तरह ना करो। ओके। Believes that employees can be creative, innovative and committed to organizational goals if given the right conditions and support। ये कहता है कि एम्प्लॉय जो है ना क्रिएटिव होते हैं, ये इनोवेटिव होते हैं, न्यू चीज़ों को जो है ना वो बना सकते हैं और ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ ये कमिटेड होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं ना, जैसा कि वो कहा था इन्होंने बिहेवियरल थ्योरी की हमने बात की थी ना अभी, तो उसी बिहेवियरल थ्योरी का ये कंसेप्ट है कि एम्प्लॉय जो है ना ये कमिटेड होंगे, लेकिन हमेशा एम्प्लॉय जो है ना वो कमिटेड भी नहीं होती, ये इसकी थोड़ी सी वीकनेसेस है। ओके। इफ गिवन द राइट कंडीशन एंड सपोर्ट, जब आप देते हो इनको तो ये जो है ना ये कमिटेड होगी। एनकरेजेस अ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल वियर मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी, एम्पावर एम्प्लॉइज एंड इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अब ये कौन सी मैनेजमेंट स्टाइल को प्रमोट करता है, ये पार्टिसिपेटिव, ये जो है ना ये अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल को प्रमोट करता था, ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल ये होता है कि आप मैनेजर हो तो आपने कुछ इख्तियारात अपनी एम्प्लॉइज़ को भी दी है, इख्तियारात किया दिए कि ये आप काम कर रहे हो तो इनके इख्तियार आपके पास है, आप किस तरह जो है ना इसको परफॉर्म करते हो, लेकिन मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो ये इख्तियार आपने उनको दी है, एम्प्लॉइज़ को आपने एम्पावर की है और उनको डिसीजन मेकिंग में आप उनको इन्वॉल्व करते हो कि मैं ये काम करता हूँ, आपका क्या राय वगैरह है, तो आप उनसे लेते हो। फोस्टर कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट
where trust, open communication and employee development are emphasized। तो ये क्या करते हैं, ये कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट जो है ना ये प्रमोट करता है ये थ्योरी ऑफ वाई। ओके, जहाँ पे जो है ना ट्रस्ट होता है, जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होता है, आंसर क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, जहाँ पे जो है ना एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है ना उसको फोकस किया जाता है। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ वाई है। ओके, अब इसी को ये जो बिहेवियरल थ्योरी है ये इसका फाइनल था कि थ्योरी ऑफ वाई क्या है, फिर थ्योरी ऑफ एक्स क्या है और बिहेवियरल थ्योरी क्या कहते हैं, इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। तो ये सारे के सारे जो है ना हमने डिटेल से डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो हमारा फाइनल स्टेज है, फाइनल पीरियड है द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 11 पे। ये वाला जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।